साथियों, आप देख रहे हैं क्रांति की आवाज़ और इस पे आज जो खास मेहमान हमसे बातचीत करेंगे वो है नेपाल से मनोज जेंगड़ी जी। सही प्रोनाउंसिएशन है सर? जी जी जी, एकदम एकदम। जी। बुद्धिस्ट एक्टिविस्ट है, सोशल एक्टिविस्ट है और समाज में अंबेडकरवाद को प्रस्थापित करने के लिए भी काम करते हैं। आपको पता ही होगा कि नेपाल जो है वो जब जम्बू द्वीप था तो भारत का ही हिस्सा है, जैसे अफगानिस्तान तक पूरा भारत था। लेकिन इस देश में जैसे ही ब्राह्मणवाद का शिरकाव हुआ, उसके बाद में भारत के कई टुकड़ों में विभाजन हुआ है और नेपाल के साथ हमेशा हमारी दोस्ती रही है। तो दुनिया को भारत ने क्या दिया, तो दो चीज़ें दी है। एक है बुद्धा, जो सब लोग जानते हैं, लेकिन दूसरी चीज़ नहीं जानते, वो है जाति भी दी है। तो नेपाल जो है, जैसे भारत में जाति है, वैसे नेपाल में भी 125 के ऊपर शायद जातियां हैं और वहाँ पे भी मूल निवासी लोग रहते हैं। तो वो उन मूल निवासी लोगों में जेंगड़ी जो साहब है वो काम करते हैं और हम उनके काम के बारे में जानना चाहते हैं। सर प्लीज बोलिए। हाँ, जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल निवासी। जय भीम, नमो क्रांति बुद्धाय। की आवाज और आप लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आज नेपाल और भारत की स्थिति एक है और नेपाल के और भारत की बहुजन मूल निवासी का दुश्मन एक है। जी। जो अल्पसंख्यक बनाम बहुसंख्यक की लड़ाई आज भी भारत और नेपाल में तेजी से चालू है। और नेपाल में पिछले 1.5 दशक से मैं अम्बेडकरवाद और बुद्ध का कारवा को नेपाल में हर एक जन जन, हर एक पब्लिक, हर एक मतलब संघ संस्था, हर एक मतलब नेपाल भर में जन जन में, घर घर में पहुंचाने का काम कारवा कर रहा हूं। तो मुझे लगता है कि आज जिस तरह से हम आज़ाद हुए हैं, सबसे पहला आज़ाद भारत हुआ था, उसके साथ साथ में ही उसका प्रभाव नेपाल में तेजी तरह से पड़ता है। चाहे नेपाल भारत में गवर्नमेंट बनती है, चाहे भारत में अर्थतंत्र की बात होती है, हर एक चीज़ मतलब जो संस्कार की संस्कृति की बात होती है, तो वो प्रभाव नेपाल में पड़ता है। और जातीय विभेद जो भारत में तेजी से बढ़ता है, वही नेपाल में सेम टू सेम नेपाल में भी जातिवाद और जाति विभेद, मनुवाद, मनुस्मृति पूर्ण रूप से लागू होती है। जैसा जैसा भारत में जिस तरह से एकदम मजबूती से लागू होता है, उसी तरह से नेपाल में भी लागू करते हैं। नेपाल के गवर्नमेंट, नेपाल का कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्थापालिका बहुजन लोगों के ऊपर, मूल निवासी लोगों के ऊपर वो दिन प्रतिदिन हमला करते रहते हैं, दिन प्रतिदिन उनको शोषण करते रहते हैं। विडंबना यह है कि आज भारत में आरएसएस की सरकार है, और नेपाल में भी सेम हूबहू कॉपी है। तो नाम जी। कम्युनिस्ट का है, लेकिन केपी ओली जो अभी के प्राइम मिनिस्टर है, वो सेम आरएसएस, दूसरा नेपाल के मनुस्मृति, मनुवादी और नेपाल के दूसरे आरएसएस का सरकार है। ये तो वहाँ विडंबना की है कि कांग्रेस भी वही है और कम्युनिस्ट भी वही है क्या सर? यहाँ कांग्रेस और कम्युनिस्ट में कोई फर्क नहीं है मैडम। जी। यहाँ जी। कांग्रेस और कम्युनिस्ट का एक ही मंत्र है, जी। जातिवाद को सपोर्ट करो, जातिवाद को संरक्षण करो, और जो अल्पसंख्यक है वो बहुत ये राज्य सत्ता का मालिक बने रहे। ये प्रति ये यहाँ कोई मतलब प्रतिपक्ष है नहीं, कोई यहाँ जी। प्रतिपक्ष का कोई काम नहीं करता है यहाँ। जी। इसी तरह से आज नेपाल में जो मनुस्मृति, लोकतंत्र, गणतंत्र होने के बावजूद भी नेपाल में जिस तरह से ये आरएसएस और अपना मनुस्मृति पूर्ण रूप से जीवित है। लोगों को लगता है बाहर नेपाल एक सेकुलर कंट्री है, एक लोग डेमोक्रेटिक राष्ट्र है, लेकिन ऐसा नहीं है। जिस तरह से लोगों को लगता है कि मतलब जिस तरह से बाहर प्रचार होती है, उस तरह से यहाँ मतलब कोई ये जो अफवाह जो बाहर फैलाते हैं। लेकिन जो एक शेड्यूल कास्ट है, एससी एसटी ओबीसी, नेपाल में विशुद्ध रूप से लिखा है, सीधा संविधान में लिखा है, दलित है ना, जो जी। दलित कम्युनिटी है उसकी की हालत तो इतनी खराब है कि
यहाँ मतलब भारत से मतलब थोड़ा अच्छा है। यहाँ भारत में अभी भी हर एक दूर गांव दराज में जितने भी जाति विभेद से हर एक लोग मारते हैं, पढ़ने पानी नहीं पीने देते, वहाँ इतना यहाँ नहीं है। लेकिन तो यहाँ इनको एजुकेशन और बिजनेस में पॉलिटिकल में होल्ड करते हैं, और वही वोट बैंक का काम इनको वोटर समझते, वोट वोट के लिए ही यूज किया जाता है इनको। जी। जुलूस और नारा, जुलूस और वहां पे भी नेता। ईवीएम है क्या? ईवीएम नहीं, से चुन नेपाल में ईवीएम नहीं है। अच्छा। नेपाल में ईवीएम नहीं है, लेकिन हो सकता है अगर भारत का गवर्नमेंट चाहे और नेपाल का गवर्नमेंट, भारत की आरएसएस और नेपाल की आरएसएस चाहे तो ये लोग जल्दी कर सकते हैं। जी इसमें हमको मतलब ये ज्यादा दूर की बात नहीं है। ये ईवीएम आने में कोई टाइम नहीं लगेगा, है ना। जी जी। आरएसएस आ सकता है, तो ईवीएम आने में कितना टाइम लगेगा। आरएसएस कब्जा जातिवाद आ नहीं, सकता है, पहले से जो जातिवाद। है मतलब जो नेपाल और भारत, इसकी राजनीति समाज नीति अलग अलग नहीं रही है। नहीं मतलब ये जी जी, जो भी है भारत से ही कंट्रोल रहा है हमेशा नेपाल पे। भारत का नहीं रहा, लेकिन आरएसएस का तो रहा ही रहा है। और गवर्नमेंट एकदम का एकदम हाँ। दूसरी तरफ गवर्नमेंट का रहा भी है, तो हम ये कह सकते गवर्नमेंट भी ब्राह्मण लोगों की रही है, चाहे वो कांग्रेस के माध्यम से रहे, चाहे वो बीजेपी के माध्यम से रहे। तो जैसे आपके इधर दो अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं, तो हमारे इधर भी ब्राह्मणों की 5 अलग अलग राजनीतिक पार्टियां हैं। तो यहाँ पे भी ब्राह्मण ही शासक रहा है, और उस हिसाब से देखा जाए तो उन्होंने ही नेपाल को कंट्रोल किया है। जो नेपाल अभी तक गिव अप नहीं कर सका है ना अपने कंट्री को लेकर। अगर वो पहले भारत का हिस्सा रहा है, बुद्ध का जन्म वहां पे हुआ है, लेकिन जो गिव अप करना चाहिए अपने बलबूते पर, वो इसलिए नहीं कर रहा है क्योंकि वो भारत की कॉपी करता है। और भारत जो है अभी कुपोषण में आगे बढ़ रहा है, अशिक्षा में आगे बढ़ रहा है, बलात्कार में आगे बढ़ रहा है। तो ये इसकी अगर कॉपी करेगा कोई भी देश, उन्होंने विकसित देश की कॉपी करनी चाहिए, तो ये विकसनशील देश की कॉपी कर रहे थे। अभी तो वो भी क्रमांक भारत का कम हो गया। तो मतलब आपने पिछले साल बहुत बड़ा कार्यक्रम लगवाया था मूल निवासी संघ का, शायद नेपाल में। आपके माध्यम से हमने फोटोज वगैरह देखे। तो क्या असर रहा सर उस कार्यक्रम का आपके नेपाल में? मैंने अपने बामसेप का वामन मेश्राम साहब का नेपाल में, नेपाल के लुम्बिनी में बहुत बड़ा कार्यक्रम लगाया, और बहुत लोग आए। करीब करीब नेपाल और भारत मिलकर मुझे लगता है 6,500-7,000 लोग की वहाँ उपस्थिति थी। उस कार्यक्रम से नेपाल में एक किस्म का तवाब मच गया है। लोगों को एहसास हो गया कि अभी यहाँ पे भारत के अम्बेडकरवादी और बहुजन बामसेप नेपाल में घुस गया है। और बामसेप की ताकत हर एक मतलब लिटरेचर से हो, हर एक चीजों से हो, बामसेप एक शक्तिशाली संगठन है। उसके माध्यम से जब अब तक किसी ने हिम्मत नहीं की कि नेपाल में इस तरह का कार्यक्रम, छोटे कार्यक्रम तो बड़े हर एक लोगों ने किया, जी लेकिन इस तरह का चैलेंजिंग कार्यक्रम किसी ने नहीं किया। वो गवर्नमेंट के रिकॉर्ड में अभी भी तेजी से हर एक लोग इसी का चर्चा अभी भी देश भर में, राज्य सत्ता में हर एक लोग करते हैं। तो हम अभी जैसा कि एक दिन कहीं सचिव के पास गए थे, जी मंत्रालय के सचिव से, उसने उन्होंने बोला था आपकी कार्यक्रम होने से पहले 3 महीने से पहले हमको जानकारी आ चुकी थी। देखिए गवर्नमेंट अलर्ट है अभी, जी गवर्नमेंट अलर्ट है कि अभी कहीं नेपाल में अगर इंडिया का प्रभाव और इंडिया की मूल निवासी और वामसेप और जितने भी अम्बेडकर राज संगठन है, जितने भी अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग हैं, उन वो लोग अगर चाहेंगे नेपाल में गवर्नमेंट बनाने के लिए तो जल्दी ही गवर्नमेंट बना सकते हैं। यहाँ मतलब कोई दुविधा नहीं है। यहाँ अपने लोग बहुजन का सबसे ज्यादा वोटिंग हम लोग का है, जनसंख्या हमारी है, तो अल्पसंख्यक कुछ नहीं कर सकता। लेकिन सबसे विडंबना दुखद की बात है कि जो आरएसएस से मॉनिटरिंग है, तो इसको मॉनिटरिंग के हिसाब से बड़ा बड़ा दर्द होता है कि, और नेपाल के आरएसएस और भारत के आरएसएस, और उसी दौरान जो आज नेपाल में
जो इंडिया का जो दूतावास है, वो दूतावास भी मतलब अपने बहुजन मूल निवासी को इतना वास नहीं करता है। वो भी मान लीजिए वो आरएसएस के लोगों को ढूंढता है और आरएसएस लोगों को फाइनेंस करता है, देखिए, है ना। जी तो जी अपने लोग तो मतलब कब मैं राज्य सत्ता का मालिक, वो लोग नहीं चाहते हैं। तो इस तरह से मुझे बहुत लोगों ने अल्टीमेट भी दिया था, मतलब आपको, मतलब आपको आपके ऊपर आपके जीवन में प्यार नहीं है क्या। मैंने बोला मैं पैदा एक बार हुआ था, मरूंगा भी एक ही बार। जी उससे अच्छा मैं कुछ ना कुछ बोलूंगा, कुछ ना कुछ करूंगा, है ना। जी मैं जी बाबा साहब का शिष्य हूँ, तथागत का शिष्य हूँ, तो मुझे डर किसी का नहीं है। मैं जो गलत है, गलत को गलत ही बोलूंगा। इसी दौरान हमने शुरू में मिशन अम्बेडकर नेपाल की स्थापना की। उसके बाद फिर हमने नेपाल बुद्धिस्ट अम्बेडकर महासभा रजिस्ट्रेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया। और फिर मैं उसके दौरान बहुत संगठन, अम्बेडकर राज बहुत संगठन से, इंडिया से बहुत लोगों ने इनवाइट किया। लेकिन सबसे मुझे कॉपरेट अपने वामन मेश्राम साहब ने किया। और उन्होंने मुझे मैं अभी नेपाल का, बामसेप नेपाल का कोऑर्डिनेटर भी रहा हूँ। और जल्दी ही हम लोग मतलब साहब से बात हो रही है। नेपाल में काठमांडू में एक बड़ा प्रोग्राम लगाने वाले हैं, साहब ने कहा था। तो जल्दी ही हम लोग जी मतलब जी नेपाल और भारत का संबंधों को भी, नेपाल के बहुजन मूल निवासी और भारत के बहुजन मूल निवासी का भी सम्मत किस तरह से मजबूत हो, है ना। हर एक टाइम अभी नेपाल के लोगों के दिमाग में एक चीज है, हर एक टाइम पे हमारी विकास और हर एक तरक्की के लिए भारत हमारे को विकास और तरक्की नहीं करने दे रहा है। इसका ये हर एक नेपाली के कंसेप्ट में है। जी ये जी भारत नहीं, भारत का आरएसएस और पंडित करते हैं। जी लेकिन ये चीज भारत के मूल निवासी बहुजनों को, नेपाल के लोगों को समझाना होगा और ये बोलना होगा। जब जी तक जी हम ये नहीं समझाएंगे, नहीं बोलेंगे, तो हमारे भाई वहां भी है, यहाँ भी है। जी उनकी समस्या सेम वहां है, सेम यहाँ है। हमारे जी बहन की समस्या सेम वहां है, सेम यहाँ है। दिक्कत इतना है कि वहां बाबा साहब ने सबको आजाद कर दिया, लेकिन बाबा साहब ने आजाद करने के बाद भी लोगों को लोग अपने दिमाग से आजाद नहीं हुए हैं, है जी ना। जी नेपाल में तो ऐसा कोई महापुरुष पैदा नहीं हुआ कि वही महापुरुष को आज हम तथागत महापुरुष तो नेपाल में भगवान तथागत गौतम बुद्ध पैदा हुए। लेकिन भगवान गौतम बुद्ध को यहाँ नाम से शांति का दूत बोलते हैं, बाहर प्रचार उनका करते हैं, लेकिन यहाँ उनका उनका गुम्बा तोड़ते हैं, उनका मतलब मूर्ति तोड़ने का काम ये गवर्नमेंट करती है, और जी बुद्ध को अपमानित करने का काम करती है। और बाहर से कोई मुस्लिम राष्ट्रपति आता है या प्रधानमंत्री आता है बाहर देश का, या इंडिया का आता है, या कोई भी आता है, उनको गिफ्ट देने के लिए और दूसरा कुछ नहीं है। ना तो राम दे सकते हैं, ना शंकर दे सकते हैं, ना सीता दे सकते हैं, ना लक्ष्मण दे सकते हैं। इनको गिफ्ट देना पड़ता है, बस वही बुद्ध। जी हर जी एक को हर एक को मान्य है, सबका सबको एक्सेप्ट, बुद्ध ही बुद्ध है ना। क्योंकि वो जो है वो एक्सेप्टेबल है। वहाँ का जो बुद्धा का जो विचार है वो स्वतंत्रता है, आज़ादी है, जो सबको चाहिए, समानता है ना, जो सबको चाहिए, बंधु भाव है, प्यार है, जो सबको चाहिए, न्याय है, जो सबको चाहिए। अगर ब्राह्मण ने बोला कि देखो ये अन्याय करने वाला है, भेदभाव करने वाला है, तो ये राम की कॉन्सेप्ट को एक्सेप्ट नहीं कर सकता ना कोई, क्योंकि उन्होंने अपने बीबी पे अन्याय किया, है ना। और मतलब जो समाज में प्रेम चाहिए था, बंधुभाव चाहिए था, तो उन्होंने बोला कि शूद्र का बच्चा है, इसने पढ़ाई की तो मार डाला। तो ये जो विचार है वो पूरे दुनिया को मालूम है, इसलिए पूरी दुनिया स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय को एक्सेप्ट करती है। तो वो चीज ही दुनिया को दिखाना पड़ेगा। सर यहाँ पे हिंदू के नाम पर 85 लोगों को, मतलब एससी को, एसटी को, ओबीसी को ब्राह्मणों ने अपने खाते में जमा कर रखा है। तो क्या यही हालात नेपाल में भी है कि हिंदू के नाम पर, जैसे संख्या जब हम देखते हैं तो उन्होंने कहा कि 90% जो लोग हैं वो नेपाल में हिंदू रहते हैं। तो जो हिंदू 90% है उसमें एससी एसटी ओबीसी को मिलाकर ही 90% होते होंगे ना। जी जी, एकदम सेम सेम टू सेम कॉपी है। उन्होंने अपने सबको अपने खाते में जमा कर लिया है। अभी इतना कि यहाँ ये इस देश में जात व्यवस्था के हिसाब से जो कास्ट है, कास्ट चेंज करने का नियम इन्होंने बनाया है।
तो इसमें सबसे ज्यादा कास्ट चेंज करने वाले लोग अपने ही कम्युनिटी वाले लोग हैं। SC ST OBC है ना, जो जितने भी लोग हैं वो अपने ही लोग हैं। और जनसंख्या किसकी कम होगी फिर? जातीय विभेद कम नहीं होगा, इंटरजेबिलिटी कम नहीं होगी, लेकिन जनसंख्या हमारी कम होगी, है ना। जी जी। क्योंकि उनके कित्ते में उन्होंने डाल दिया ना, आपने बताया ना, उनके वो अपने कित्ते में नहीं, डालते हैं। यहाँ पे भी यस्सी का जनेऊ संस्कार करने की मतलब जैसे उत्तराखंड है, वहां पे यस्सी लोग जनेऊ संस्कार करते हैं। जनेऊ संस्कार करने के बाद भी वो उनका जो स्थिति है, मतलब सामाजिक स्तर है, वो नहीं बदलता। वो यस्सी के मतलब अछूत रहेंगे या ओबीसी रहेंगे तो वो ओबीसी के ओबीसी रहेंगे। तो उसी तरह वो कास्ट अगर बदल भी देंगे तो क्या उनका सामाजिक स्तर बढ़ जाएगा? जी नहीं, ये नहीं, देखिए उनका कास्ट ही बदल सकते हैं। बाकी फिर उनको देखिए कास्ट बदल के वो अपने कित्ते में तो रख लेते हैं, लेकिन उनका सामाजिक स्तर उससे भी बेहाल कर देते हो। देखिए अपने समाज भी कंफ्यूज हो जाते हैं, बाहर के जो दूर के हैं, नजदीक वाले तो जानते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जो जो दूसरे जिले के हैं, दूसरे प्रदेश के हैं, उनको दिक्कत हो जाती है। उनका कास्ट चेंज होने की वजह से अपने लोग उनसे टूट जाते हैं। जी देखिए जी वो टाइटल से, वो कास्ट जैसा चेंज करने की वजह से हमारे लोग देखिए दिक्कत में आ जाते हैं। उनको भी कहीं ना कहीं वो फेस करना पड़ता है कि आज मतलब जो आपने डायरेक्ट मतलब ये आदमी इस कम का है करके, तो मतलब वो हम लोग मतलब वो नहीं कर पाएंगे ना। जी। तो क्या अलग नहीं। वहां पे भी एससी एसटी ओबीसी के लिए रिजर्वेशन की कोई संविधान में लिखित रूप से कानूनी तौर पर कुछ सुविधाएं की है? ये संविधान में थोड़ा है, पहला था, लेकिन अभी इतना ज्यादा नहीं है। जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से नहीं है। यहाँ सामुपातिक बोलते हैं, इसको समानुपातिक बोलते हैं, आरक्षण नहीं बोलते हैं यहाँ। आरक्षण जिस हिसाब से हमारा होना चाहिए, धीरे धीरे जो हमारे समानुपातिक ये एजुकेशन में थी, तो उसको छात्रवृत्ति, जो छात्रवृत्ति रहता है ना, स्कॉलरशिप रहता है, उसको काट दिया है लोग ने। देखिए धीरे धीरे अब ये काटने का काम करे, लेकिन आपने लोग उसको प्रतिकार करने के लिए कोई मतलब आंदोलन नहीं करते, क्योंकि सब उन्हीं जो राजनीति दलों से जुड़े हैं वो उनकी गुलामी करते हैं। उनका सुबह शाम का रोटी चलता है, उसके सिवाय और कुछ नहीं। उनको मतलब वो दर पीढ़ी उनको गुलामी बनाने के लिए उन्होंने एजेंट खड़ा करके रखा है। ये एजेंट लोग मतलब समझते नहीं कि हमारे आने वाले पीढ़ी को कितना दिक्कत होगी, है जी ना। तो इसी तरह से हमारे यहाँ जो और नेपाल की परिस्थिति और इंडिया की परिस्थिति, ये कास्टिज्म से थोड़ा फर्क है। इंडिया को हर एक जगह पंडित ही जाता है, लेकिन नेपाल में नहीं। नेपाल में SC ST OBC उनका जो दामाद रहता है वही मतलब पंडित होता है। देखिए यहाँ का कल्चर फर्क है, यहाँ का कल्चर बहुत फर्क है जी। ना। और SC ST OBC के घर में पंडित कभी जाता नहीं, कभी पंडित को बुलाया भी नहीं जाता है। नहीं, अभी तक यहाँ पे भी ऐसा ही था। यहाँ पे जो है अभी अभी जो ब्राह्मण है वो एससी एसटी ओबीसी के घर में पूजा करने जा रहा है, तो वो पका हुआ नहीं खाता है, वो जो सूखा हुआ होता है, सूखा हुआ लेकर जाता है। मतलब पूजा वो जी जी पहले जी। अस्पृश्य के घर में तो करता ही नहीं था। ओबीसी लोग भी खुद ही शादी लगाते थे, लेकिन जैसे ही मतलब मीडिया के माध्यम से पूजा ऐसी होती है वैसी होती है ऐसे करते, तो ब्राह्मणों का कल्चर जैसे सामने आया तो लोगों को पूजा पाठ में बड़ा इंटरेस्ट आने लगा एससी एसटी ओबीसी को। तो वो भी जो है अभी ब्राह्मणों के हाथ से पूजा तो करवाते, जैसे शादी करवाते तो शादी में सप्तपदी होती है, तो वो क्या करता है, वो जो जितना सूखा होता है मटेरियल वो लेके जाता है और पैसा लेके जाता है, गीला वाला नहीं खाता है। तो उधर जी। हाँ जी 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 हाँ। तो आज हम मतलब देख रहे हैं कि जो एक ही देश में इस तरह दो से अनेक देश हुए, और आप बहुत अच्छे से हिंदी बोल पाते मतलब जो भारत का जो समाज है वो आपको हिंदी में सुनेगा। और बुद्धिज्म की पैदाइश है सर नेपाल, विचारधारा जो है वो कैसे नेपाल से खत्म हुई, और अभी आप अंबेडकर वाद से पुनः बुद्धिज्म की तरफ मतलब लेके जाने की कोशिश कर रहे। जी
देखिए, नेपाल में सबसे दिक्कत तो यह है, नेपाल के जो जितने भी बुद्धिज़्म कम्युनिटी है नेपाल में, उनकी मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बुद्धिज़्म है। दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते हैं, है ना? हर एक मतलब नेपाल में यहाँ नेवार लोग हैं जी और अपने मतलब मगर लोग हैं, जनजाति लोग हैं। वो उनके दिमाग में इतना नहीं कि जैसे हम इतना सालों से मिशन चला रहे हैं, वो लोगों के ऊपर इंटरेस्ट नहीं है कि ये बुद्धिज़्म का नाम लेके, बाबा साहब का नाम लेके, यहाँ वो लोग उल्टा गलत प्रचार करते हैं। विडंबना यह है कि हमको दुःख इस तरह से लगता है कि हम बुद्ध का मिशन बुद्ध को बचाने के लिए कर रहे हैं, बाबा साहब का मिशन बाबा साहब का कारवा को आगे बढ़ाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन इनके दिमाग में ये नहीं है कि ये आदमी हमारे ऊपर हमारे लिए काम करता है और हमारे बुद्ध के लिए काम करता है। उनके ऊपर ये नहीं है। देखिए, उनके ऊपर थोड़ा-सा भी मतलब अपने अंदर की बात मतलब वो नहीं मान पाते कि मतलब इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, दूसरा कम्युनिटी आ रहा है। देखिए, आज बुद्ध किसी का नहीं है, बुद्ध सबका है। बुद्ध जी धम्म सबका है, बुद्ध धम्म को किसी कोई आदमी भी लेके जा सकता है। बुद्ध बुद्ध धम्म में नेपाल में बहुत सिंडिकेट है। आज बुद्ध धम्म का परवरिश ना होना, बुद्ध धर्म न बढ़ना का कारण है यहाँ के बुद्धिस्ट लोग। उन्होंने कभी नहीं चाहा, वो बुद्ध के नाम पे व्यापार करते हैं। उनको बुद्ध के नाम बुद्ध मैं ये नेपाल में बहुत जगह मीडिया में भी बोल फैमिली चुका हूँ, फैमिली बुद्धिस्ट लोगों फैमिली के में सामने भी भी है, बोल चुका हूँ। और फैमिली फैमिली में ही है वो, है ना? जी, जी, हाँ। उनके उनके फैमिली में है। वो लोग अगर चाहेंगे तो नेपाल एक बुद्धिस्ट कंट्री रहा है। ये बुद्ध पैदा नेपाल में हुए हैं। बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ है। सब नेपाल एक ज़माना था और तभी बुद्धिस्ट कंट्री कहलाते थे, है ना? क इसको बाद में हिंदूकरण का नाम दिया। मतलब बाहर हिंदू वाले खुद आके तो कब्ज़ा तो किया लेकिन उसका समर्थन अपने बुद्धिस्ट लोगों ने किया ना। बुद्धिस्ट को खत्म करने के लिए अपने बुद्धिस्ट लोगों ने किया है। देखिए, इसका सबसे बड़ी दर्द हमको होता है ना? आज जो जिस तरह से हम लोगों को फेस करना पड़ता है, हम देखते हैं उनको। और दूसरी बात ये है और इनको अम्बेडकरवाद से नेपाल के हर एक लोगों को एलर्जी है। उनका अम्बेडकर के नाम का सब किताब पढ़ना है, इनको ज्ञान लेना है, सब कुछ करना है। उनका संविधान का मुद्दा भी यहाँ उठाना है, लेकिन अम्बेडकर का नाम नहीं लेना है यहाँ। नाम किसका लेना है? माओ का लेना है, लेनिन का लेना है, मार्क्सवाद का लेना है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि मार्क्सवाद गलत है, लेकिन जहाँ जातिवाद की बात आती है, जहाँ अनटचेबल की बात आती है, वहाँ अम्बेडकरवाद की बात आनी चाहिए, है ना? और यहाँ से दूर वाले लोग हैं जो यहाँ भारत से दूर, भारत का संस्कार एक है, कल्चर एक है, सब कुछ एक है। आज भारत का रोटी बेटी का संबंध है, इसको खत्म करने के लिए भी हमारे लोग लगे हैं, है ना? हमारे लोग जो लोग खत्म करने की जो आरएसएस का डिजाइन है, जो मतलब अपने यहाँ का अल्पसंख्यक का डिजाइन है, वहाँ की अल्पसंख्यक की डिजाइन है, उसको आज देखिए इस तरह से मतलब बढ़ावा दिया जा रहा है। ये हमारे लोगों को समझ में आना चाहिए और उनको जल्दी ही मतलब इंडिया के बहुत सारे मैं मेश्राम साहब को यहाँ आने के बाद बहुत मेश्राम साहब को घुमाए थे हम। मतलब वो मेश्राम साहब काठमांडू भी आना चाह रहे थे, लेकिन कोई कारणवश नहीं आ पाए, और पोखरा जाना चाह रहे थे तो भी कोई कारण बस मतलब कोई मुझे लगता है कोई अंदर की उनकी मीटिंग रहेगी, कोई कुछ रहा तो नहीं आ पाए। लेकिन विडंबना इस बात की है कि आज नेपाल में अपने लोग क्या कैसे है करके पूछने वाले कोई नहीं। यहाँ बस एक चीज चलती है, एनजीओ। जी फोटो सेक्शन करो, फोटो से मतलब आंदोलन का किसी तरह से भी उनको फोटो सेशन और वीडियो बाहर भेजो और पैसा बढ़िया से लाओ, और उनको समाज को किस तरह से यहाँ मटन चिकन और रस्सी इसका अब मंदिर इसमें ज्यादा चलता है, इस तरह से उनको इसमें होल्ड किया जाता है। देखिए, बाहर से पैसा दूसरे के नाम से लाते हैं, इस तरह से विडंबना यह है कि आज समाज आगे क्यों बढ़ नहीं पा रहा है। कारण ये है, कारण जी देखिए, नेपाल की गवर्नमेंट कभी नहीं चाहती है कि कभी केपी ओली नहीं बोलता है, प्रधानमंत्री कभी नहीं बोलता है कि इस समाज के अंदर अन्याय नहीं होनी चाहिए, वो कभी नहीं बोलता है। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर रहेगा। और आज देखिए, नेपाल में एक प्रोपेगेंडा मच रही है, प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है, प्रोपेगेंडा मचाया जा रहा है कि हम लोग मतलब अभी कमजोर होने वाले हैं। वो लोग मतलब अपने अपने अंदर डर गए हैं कि अभी हम लोग मतलब नेपाल के मूल निवासी नहीं है। अभी नेपाल में मूल निवासी का चर्चा तेजी से हो रहा है। इसका चर्चा होना मतलब ये कहीं ना कहीं हमको सक्सेस लगता है। जी हमने जी जितना बिल्कुल। कर पाया, ये हमारे लिए सबसे मतलब एक सक्सेसफुल मतलब
एक मिशन बात है। कहलाते इतना मिशन मतलब आपने बोलने में मेरा सक्सेस, थोड़ा अगर जिस देश में बात नहीं हो रही थी मूल निवासियों की, उस देश में अगर बड़े पैमाने पर चर्चा हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। आपको आवाज नहीं जी। आ रही सर? हाँ, थोड़ा कम आ रहा है इसलिए। जी। जी। सर हम देखते हैं कि भारत में बाबा साहब ने कहा कि बुद्धा ने जो है मार्क्स से लेनिन से बहुत पहले समानता की बात की, और मार्क्स जो है वो वर्ग विशेष की बात करता है। मतलब जो गरीब है और अमीर है, गरीब को क्या करना है, तो ये व्यवस्था को अपने हाथ में लेना है, बाद में वो अमीर नहीं होगा क्या। और बुद्धा ने उसके आगे जाकर कहा कि मतलब ये जो वितरण है, वो वितरण अगर समाज में समान समान हिस्से में होगा तो ये वर्ग जो है वो निर्माण ही नहीं होगा, है ना। तो ये बात को समझाने का जो जिम्मा था वो भारत के, नेपाल के बुद्धिस्टों को नहीं दिया था। वो तो मतलब महायानी बुद्धिस्ट बन के है, जो ब्राह्मणवाद का जो विचार है वो विचार उनमें मिक्स हुआ है। तो ये ज्यादा असफलता भारत के बौद्धों की नहीं है कि उन्होंने नेपाल में जो अपने बुद्धिस्ट लोग थे उनको अगर समझाते तो नेपाल जो है वो कम्युनिस्टिक की तरफ न जाते हुए अपनी मूल विचारधारा के तरफ वापस लौटता। एकदम एकदम। जी। जी। यही विडंबना है ना, ये सबसे बड़ी दुखद बात नहीं तो तो यही है आप ना। कह क्यों नहीं पा रहे कि भाई ये भारत की गलती है, भारत के खास करके बौद्धों की गलती है। नहीं, ये सही बात है, आपने सही बात कहा। इसके ऊपर मैं स्टडी कर रहा हूँ, अभी बोलने का समय आएगा। जैसा आप लोग ने मुझे चांस दिया है, आप लोग ने मुझे मेरा आवाज को रखने के लिए जो समय दिया है, ये सबसे बड़ी बात है। देखिए, अभी धीरे धीरे सबको क्या क्या करना है, हम जिस तरह से स्टडी करते जाएंगे, आंदोलन को आगे बढ़ाते रहेंगे, तभी सब मतलब सबके दिमाग में ऑटोमेटिक जी सब चीज आएगा। जी। आपके इधर जो है वो एससी एसटी ओबीसी को दलित नाम दिया है, और आपने ये जो आइडेंटिटी है वो एक्सेप्ट भी कर ली। मतलब नेपाल के संविधान में दलित आइडेंटिटी है, और दलित का मतलब क्या होता है, जिसकी विरासत बुद्ध की रही हो, जो एक समय में राजा, मतलब नेपाल के जो लोग हैं वो गण व्यवस्था के लोग हैं और वो राजा लोग हैं। तो राजा लोग दलित कैसे हो सकते हैं? और जो बाहर के देश से आए हैं, बाबा साहब अपने लिटरेचर में लिखते हैं कि वो ही दलित है। और लेकिन देखिए मैडम, जी जी ये बोलिए। दिक्कत क्या हुआ है, आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही दी है। ये सत्य यही है, हम लोग राजा है लेकिन हमको ये लोग ने गुलाम बना दिया। ये कारण किस तरह से, हमारे लोग ही, ये लोग जो बाहर से आए शरणार्थी लोग हैं, ये अल्पसंख्यक लोग हैं, इनको समर्थन करते हुए आज हमारी लोगों की दुर्दशा ये हो गई कि सुबह शाम क्या खाएंगे, है ना, कैसे बच्चे को पालेंगे पोसेंगे, इस तरह का हालत हो गया। इन्होंने देश भी बर्बाद कर दिया है, नेपाल को बर्बाद कर दिया। वो लोग कमाने के लिए आए हैं, देखिए, लूटने के लिए आए, उनका मकसद पूरा हो गया है, वो लूट लिए। अभी जैसा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोलते हैं हम तो फकीर है, झोला उठा के चल जाएंगे, वैसे ही नेपाल के अल्पसंख्यक ब्राह्मण लोग हैं। देखिए, इस तरह से जिस जिस नहीं, वो दौरान आज यूरोशिया नहीं जा पाएंगे ना सर, रहने के लिए आपको लगता है जगह ठीक ठाक है? नहीं, देखिए, वो समय आने पर देखिए वो बिना बताए चले जाएंगे, वो किसी को बताया नहीं, पता नहीं चलेगा कि वो कहाँ गए, किस तरह से गए, ढूंढना पड़ेगा उल्टा उनको, मतलब कहाँ गए करके। जी। नहीं, जैसे हम लोग देखते हैं कि नेपाल जो है वो अलग नहीं है, वहाँ पे लोगों को बहुत सारे कंट्री में और खास करके भारत में, आप बोल रहे कि वो लोग बाहर से आए थे, आज नेपाल के लोगों की ये कंडीशन करके रखी है कि गोरखा जो है वो पूरे भारत में रहकर, मतलब बहुत जगह हम देखते हैं वो जो नेपाल के मूल निवासी लोग हैं उनको ही माइग्रेट होना पड़ रहा है जीवन यापन के लिए। कितनी बड़ी, मतलब जो एक समय में राजा रहा है वो आज मतलब घूम घूम कर खाने के लिए मजबूर बना दिया।
तो ये आंदोलन अभी आने वाले समय में आप किस तरह बनाने वाले हैं नेपाल में, या इसको बहुत ज़्यादा बड़े पैमाने पर कैसे करेंगे? जी। देखिए, अभी हम लोग जिस तरह से बहुजन मूल निवासी की बात करते हैं, तो बहुजन बहुजन मूल निवासी बाबा साहब ने कहा है, जिसकी जनसंख्या भारी उसकी हिस्सेदारी। सबसे फर्स्ट मुद्दे हम यही नेपाल में बोलते आए हैं, और इस मुद्दे को कंटिन्यू करेंगे। और देखिए, जिसकी जनसंख्या भारी और जो मूल निवासी है, इसके धरती पुत्र है, उनका अधिकार, उनकी जमीन, जल, जायदाद, हर एक जगह उनकी जनसंख्या जैसा है, वो राजा महाराजा के संतान थे। वो आज पूर्ण रूप से मतलब सुकुम्बासी समझते हैं कि नहीं आप लोग, मतलब मतलब जिसकी एक टुकड़ा जमीन भी नहीं है। इस जी। तरह का ये व्यवस्था ने बनाया है। इस व्यवस्था को हम खत्म करने के लिए ये हम हमारा प्लान क्या है कि हम लोग मतलब बहुजन मूल निवासी को किसी तरह से विकल्प इनका मतलब बैठने के लिए घर हो, पढ़ने के लिए, मतलब नेपाल सरकार का जिस तरह से इन्होंने हमारे साथ धोखाधड़ी किया है, उसके लिए मतलब हमारे बच्चे हायर एजुकेशन तक फ्री एजुकेशन हो, है ना, हर एक जगह मतलब नौकरी में हिस्सा हो। बाबा साहब ने जिस तरह से कहा था, शिक्षित बनो, संगठित हो, संघर्ष करो। इसी तरह से जब तक ये समाज अभी धीरे धीरे बाबा साहब के बारे में नेपाल में हमने जब मिशन शुरू किया है, सब मतलब बाबा साहब के बारे में अध्ययन करने शुरू कर दिया लोगों ने। बाबा साहब का हर एक चीज, मतलब मेश्राम साहब का देखने, हर एक मतलब जितने भी भारत के एक्टिविस्ट है, सबको मतलब देखना अभी लोग ने शुरू कर दिया है। कौन क्या बोल रहे हैं, हम लोग कहाँ है अब तक। हम लोग अभी नेपाल के बहुजन मूल निवासी लोग 200 साल पीछे हैं, 200 साल पीछे है। चाहे एजुकेशन में हो, चाहे मतलब एकता में हो, चाहे मतलब अपने इकोनॉमिक में हो, चाहे हर एक चीजों में मतलब 200 साल पीछे। उससे ज्यादा, सबसे ज्यादा शेड्यूल कास्ट की हालत खराब है, जिसको नेपाल में दलित, आपने बोला दलित, आपने एकदम आसानी से स्वीकार लिया, लेकिन तभी हम कर भी क्या पाते, अकेले आदमी थे, है ना। तो जिसके हाथ में ताकत थी, वो कलम आदमी कलम वहां कलम सरेंडर कर उनके दिए। पास थी, कलम उनके पास थी। जी। कलम। तो इसीलिए देखिए, अभी जो यहाँ के जितने भी जो बहुजन मूल निवासी है, वो हम लोग अभी आने 2 साल के अंदर एक चुनाव आने वाली है यहाँ, चुनाव कार्यपालिका और प्रदेश की और प्रतिनिधि सभा की, ये चुनाव आने वाला है। इसी के लिए और यहाँ के जितने भी बहुजन मूल निवासी है, उनकी अंदर एक चर्चा हो रही है, हम लोग कैसा इसको कारवा को आगे बढ़ाया जाए। जी, जी। सर, आप अम्बेडकरवादी लोगों से क्या चाहत रखते हैं? मेरी आवाज़ मैं तो आ रही है होगी। अम्बेडकरवादी क्योंकि अम्बेडकरवादी लोगों से, उनको बाबा साहब ने जो है वो एक हिदायत दी थी, मशवरा दिया था, सलाह भी दी थी कि आपको दुनिया में ये प्योरिटी वाला धम्म पहुंचाना है। तो अभी तक नहीं किया, कोई बात नहीं, जब जागो तब सबेरा। तो आप अभी किस तरीके से आवाज लगाना चाहते हैं उनको, और क्या चाहते हैं उनसे? जी। मैं देखिए, भारत जितने भी वर्ल्ड के अम्बेडकरवादी है और बुद्धिस्ट लोग हैं, उनसे मैं यही कहूँगा कि आप लोग हर एक तरह से हम लोग को आर्थिक, नैतिक, भौतिक और हर एक चीज़ों में, नेपाल में आपके भाई है, आपके कम्युनिटी है, आपकी बिरादरी है, उनको हर एक जिस तरह से आप लोग कॉपरेट कर पाएंगे, उस तरह से आप लोग हमको हेल्प करिए, है ना। और नेपाल में बाबा साहब का कारवा और तथागत का कारवा को बचाने के लिए, बाबा साहब का कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों के हमें और नेपाल के बहुजन मूल निवासी सहयोग की आवश्यकता है। और हर एक सहयोग, जिस तरह से आप लोग सहयोग कर पाएंगे, उस तरह से सहयोग की हर एक जी। अ, जी। एक सीमा रहती है। वो सहयोग हर एक जिस तरह से आप लोग कर पाएंगे, उसी तरह से इस सहयोग को हमारे मिशन और नेपाल में बाबा साहब का कारवा को और तथागत का कारवा को, बहुजन मूल निवासी का कारवा को आगे बढ़ाने के लिए आप लोग आर्थिक, नैतिक, भौतिक और ज्ञान से और मीडिया से और हर एक एक्टिविस्ट लोग से, हर एक पॉलिटिकल लोगों से, यहाँ के सरकार के माध्यम से हो, और आपके वहाँ के जो जिस तरह से कर पाएंगे, यही अपेक्षा करता हूँ, सबसे यही निवेदन करता हूँ जी। मैं। जैसे कोई भी विचारधारा को अगर आपको टकराना है, तो एक नई विचारधारा या अलग विचारधारा देने की ज़रूरत है।
तो मैं ये सोचती हूँ कि आपके इधर अगर कांग्रेस है, आरएसएस है, कम्युनिस्ट है, तो उसका ऑप्शन बहुजन समाज कौन से संगठन से देना चाहता है? क्योंकि आपको भी तो एक देशव्यापी नेपाल के धरातल पे बहुत बड़ा देशव्यापी संगठन बनाने की जरूरत पड़ेगी, तो आप किस और मतलब कैसा संगठन बनाना चाह रहे? जी। देखिए, हम संगठन जैसा हमको तो देखिए वामसे जैसा संगठन बनाना है। नेपाल में हर एक जिले में, हर एक गांव में, हर एक टोल में, हर एक वाड़ा में, हर एक नगर पालिका में अपने कार्यकर्ता रहे और उसको हम इलेक्शन की लड़ाई पे लड़ाने की तैयारी कर रहे हैं, है ना, हर एक जगह। जी। जी। तो इसीलिए हम ही देखिए, अभी नेपाल में हमको थोड़ा दिक्कत इसलिए हो रही है कि हम अम्बेडकरवादी है और बुद्धिस्ट है। यहाँ पूरा देश को कम्युनिज्म ने और ब्राह्मण ने कब्जा किया है, तो यहाँ थोड़ा दिक्कत आएगी, थोड़ा मतलब संघर्ष हमको करना पड़ेगा, थोड़ा दिक्कतें तो रहेगी, तो भी हम इसका सामना करके आगे बढ़ रहे हैं और आप लोगों के साथ सहयोग रहेंगे तो, और हम जल्दी ही नेपाल में भी बाबा साहब और तथागत को एकदम मजबूती पर एक मंजिल पर, राज्य सत्ता के हर एक तह तबका पर और डिसीजन लेने वाली जगह पर हम लोग मतलब पहुंचा सकते हैं। जी। बहुत अच्छी बात हुई सर। और आने वाले समय में हम पूरा कहाँ कहाँ बुद्धिज़्म के कैसे अवशेष बिखरे हुए हैं नेपाल में, इस पे बातचीत करेंगे। आज जो हमने बात की कि नेपाल में किस तरीके की सामाजिक स्थिति है और वहाँ के जो एक्टिविस्ट है, जो नेपाल को अच्छा राष्ट्र बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, उसी कड़ी में हमारी जिनसे बात हुई वो मनोज जेंगड़ी साहब थे, जिन्होंने भारत से अपील की है, और खास करके जो अम्बेडकराइट लोग हैं, जो बाबा साहब को मानते हैं, जिनका मानवता के ऊपर बहुत ज़्यादा विश्वास है और उनके मतलब इच्छा है कि ये लोग हमको साथ और सहयोग भी देंगे, तो आप सभी भारतीयों से विनती है कि जेंगड़ी साहब की आवाज़ को सुनिए, नेपाल के अपने भाइयों की आवाज़ सुनिए, क्योंकि वो लोग भी हमारे खुद के अपने डीएनए के भाई हैं। तो उन डीएनए के भाइयों की आवाज़ सुनिए और वहाँ पे उनका मानसिक बल भी आप बढ़ा देते हो, वैचारिक खाद्य अगर पुराते हो, उनको संगठन बनाने के लिए हेल्प करते हो, वहाँ पे संगोष्ठियाँ चलाते हो विचारधारा की, तो आने वाले समय में नेपाल भी बहुत मजबूत राष्ट्र बनकर दुनिया के सामने खड़ा हो पाएगा। ये अपेक्षा मनोज जेंगड़ी साहब ने हमसे रखी है। लास्ट में अंतिम जो बात है सर, क्या संदेश देना चाहते हैं ये इस चैनल के माध्यम से दोनों कंट्री को? सबसे पहले तो क्रांति की आवाज आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और साधुवाद कहना चाहता हूँ, और जितने भी मेरे बहुजन मूल निवासी लोग और अम्बेडकरवादी लोग, बुद्धिस्ट लोगों ने ये सुना है, और आप लोग हमारे को कंटिन्यू फॉलो करिए, और नेपाल में जिस तरह से बुद्ध और बाबा साहब का कारवा को बढ़ाने के लिए आप लोग एक बार हर एक तह तबका से हमारे साथ जुड़िए, और बुद्ध का अप दीपो भव राष्ट्र बनाने के लिए हम खुद लगे हैं। अपना दीपक खुद जलाओ, बाबा साहब ने, अरे सॉरी, तथागत ने कहा था। इसी मुद्दे को लेकर हम लोग काम कर रहे हैं। आप लोग भी नेपाल में कभी भी आना हो, या नेपाल राष्ट्र में, नेपाल राष्ट्र कहीं दूसरा नहीं है, तथागत भगवान गौतम बुद्ध पैदा हुए, और गौतम बुद्ध, हम लोग एक ही फैमिली है। भारत और नेपाल कभी अलग नहीं हुआ है, नाम का अलग है, कल्चर एक है, संस्कार एक है। इतने और आप लोग हमारे साथ, और हम आपके साथ कंटिन्यू रहेंगे। आपका धन्यवाद। जी। मुझे भारत आपने नेपाली मेरी भाई आवाज, भाई, भारत नेपाली हाँ, भाई भाई। भारत, जी जी जी। जी, तो नेपाल और भाई भाई है, छोटा बड़ा भाई है, और हम आप लोग नेपाल के भाई लोगों को मतलब कॉपरेट करिए, है ना। नेपाल के बहुजन मूल निवासी लोग इस देश के शासक थे और शासक रहेंगे। बीच में अल्पसंख्यक लोग और विदेशी लोग आके हमारे को तहस नहस किया, ये कारण है। वहाँ के आज भारत के आरएसएस का पूरा फंडिंग हेल्प
और बाकी सब हेल्थ की वजह से ही आज देश चल रहा है। आप लोग भी अपने नेपाल के भाइयों से और नेपाल के बहुजन मूल निवासी के ऊपर ज़रा ध्यान रखिएगा। जी, जी। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय जय मूल भीम, निवासी। नमो बुद्धाय, धन्यवाद। थैंक यू सर बात करने के लिए।